अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th. In this lecture, we are going to start a topic of chapter number 9, which is convection. So let's start our lecture. We know that there are three methods of transfer of heat, and they are conduction, convection and radiation. कंडक्शन में हमने डिस्कस किया कि इसमें हीट ट्रांसफ़र होती है किसी मीडियम के थ्रू, जिसमें हमने डिस्कस किया कि सॉलिड के केस में अगर लेट्स सपोज मेटल है तो मेटल में हीट जल्दी ट्रांसफ़र हो जाती है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि लिक्विड और गैस में क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं तो उनमें हीट ट्रांसफ़र बहुत मुश्किल से होती है। सो दे आर कॉल्ड द पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। सो क्या हम लिक्विड और गैस के थ्रू हीट ट्रांसफर नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स वी कैन ट्रांसफर हीट थ्रू फ्लूइड्स, लिक्विड और गैसेस, एंड दैट मेथड इज कॉल्ड कन्वेक्शन। तो ये कन्वेक्शन क्या है? आपने अक्सर देखा होगा कि जो हॉट एयर बैलून्स होते हैं वो भी उस हीट की वजह से वो अपवर्ड मूव कर जाते हैं। किस तरह से? अब ये हीट का यहाँ पर क्या ऐसा रोल है कि वो उस बैलून को अपवर्ड लिफ्ट कर रहा है? तो आप जानते हैं कि फ्लूइड हो या चाहे कोई गैस हो, उनमें मॉलिक्यूल्स तो होंगे, और आप ये भी जानते हैं कि लिक्विड और गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका रैंडम मोशन होता है, वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। तो जब भी आप कहीं पर भी उन मॉलिक्यूल्स को हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स हीट अप हो जाते हैं, और जैसे ही उनका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो लेस डेंसर हो जाते हैं, और उसकी वजह से लेस डेंसिटी की वजह से वो मॉलिक्यूल्स अपवर्ड मूव करना शुरू हो जाते हैं। अब अगर वो मॉलिक्यूल्स अपवर्ड मूव कर जाते हैं तो फिर उनकी जगह कौन से मॉलिक्यूल्स आते हैं? तो उनकी जगह आते हैं कोल्ड मॉलिक्यूल्स। तो जब वो मॉलिक्यूल्स अपवर्ड मूव करते हैं तो बेसिकली उन मॉलिक्यूल्स की वजह से ये जो बैलून है ये भी अपवर्ड मूव कर जाता है। सो बेसिकली ये वो मेथड है जिसे हम कहते हैं कन्वेक्शन। सो वी कैन डिफाइन इट एज द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉट प्लेस टू अ कोल्ड प्लेस इज नोन एज कन्वेक्शन। तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हॉट प्लेस से कोल्ड प्लेस की तरफ मूव करते हैं, एंड दैट इज द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ओके, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज कन्वेक्शन। तो इस कन्वेक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं एक एक्सपेरिमेंट से। लेट्स सपोज कि एक बीकर है जिसमें कुछ वाटर मौजूद है, तो उसमें आपने पोटाशियम पर मैंगनेट के क्रिस्टल्स आपने डाल दिए। अब वो पोटाशियम पर मैंगनेट के क्रिस्टल्स जो हैं वो सेंटर में जाकर सेटल डाउन हो जाएंगे। अब आप इस बीकर को प्लेस कर देते हैं किसी भी बर्नर पर। अब बर्नर से निकलती हुई जो आग है वो इस बीकर के अंदर मौजूद लिक्विड को गर्म करना शुरू करेगी। जैसे ही लिक्विड के बॉटम एरिया पर, क्योंकि हीट पहले वहां पर आ रही है, तो पहले बॉटम एरिया पे जब लिक्विड गर्म होगा तो पोटाशियम पर मैंगनेट के कुछ पर्पल कलर्स के फ्यूम्स बन के आपको अपवर्ड मूव होते हुए नजर आ रहे होंगे। तो ये जो पर्पल कलर के फ्यूम्स जो कि आपको अपवर्ड जाते हुए नजर आ रहे हैं, सो दिस इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, कि जिसमें वो पोटाशियम पर मैंगनेट के जो पार्टिकल्स हैं, क्योंकि वो हॉट प्लेस बन चुकी है तो हॉट प्लेस से वो पार्टिकल्स मूव करेंगे अपवर्ड कोल्ड प्लेस की तरफ। तो अब ऐसे ही आप देख रहे हैं कि कोल्ड प्लेस से होते हुए वो मॉलिक्यूल्स दोबारा से नीचे आकर हॉट प्लेस की तरफ आ रहे हैं, बिकॉज जैसे ही वो मॉलिक्यूल्स कूल डाउन हो जाएंगे तो वो दोबारा से हॉट प्लेस की तरफ मूव करेंगे। जैसे ही अगेन वो मॉलिक्यूल्स हीट अप होंगे तो उस हॉट प्लेस से दोबारा वो मूव करेंगे कोल्ड प्लेस की तरफ, एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चलता रहेगा। सो आप जानते हैं कि करंट की डेफिनेशन होती है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। जब हम इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवा रहे हो तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। सो करंट मींस फ्लो। इसी तरह से यहां पर भी लिक्विड के कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फ्लो कर रहे हैं, तो इसे मैं कहूंगा कन्वेक्शन करंट। तो ये है कन्वेक्शन करंट।
अब ये जो कलर स्ट्रीक्स हैं, इनके थ्रू आपको ये लिक्विड का जो कन्वेक्शन करंट है वो आपको नजर आ रहा है। तो ये लिक्विड करंट जो है ये स्टॉप हो जाएगा जैसे ही आप उस बीकर के नीचे से बर्नर को रिमूव कर लेंगे। जब आप उस बर्नर को रिमूव करेंगे तो उस बीकर में मौजूद लिक्विड का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, और फिर जब जैसे ही सारा टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा तो वहां पर ये स्ट्रीक्स मूव करना बंद हो जाएंगे। सो कन्वेक्शन करंट जो है वो भी वहां पर स्टॉप हो जाएगा। इसी तरह हम डिस्कस करते हैं कन्वेक्शन करंट इन एयर। अगेन यहां पर भी आपको साइड पर एक बॉक्स आपको नजर आ रहा है, और इस बॉक्स में भी हमने यहां देख रहे हैं कि 2 होल्स हैं और एक होल के नीचे हमने प्लेस कर दिया कैंडल को। अब कैंडल जो है वो उस जगह उस गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनको वो हीट करेगा, तो वो मॉलिक्यूल्स हॉट प्लेस से मूव करेंगे कोल्ड प्लेस की तरफ। अब इस तरह से जब वो कोल्ड प्लेस की तरफ मूव करेंगे तो वहां से होते हुए वो दोबारा कूल डाउन होकर वो दोबारा आ जाएंगे हॉट प्लेस की तरफ। जब भी हॉट मॉलिक्यूल्स अपवर्ड मूव कर जाते हैं तो फिर कोल्ड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उसकी जगह ले लेते हैं। इस तरह से वो कोल्ड मॉलिक्यूल्स भी हीट अप होकर वो भी अपवर्ड मूव कर जाएंगे, और इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। एंड दिस फ्लो ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड द कन्वेक्शन करंट इन एयर। अब ये कन्वेक्शन करंट जो है गैस में ये सेटअप होता है ड्यू टू द डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ एयर, बिकॉज जैसे ही गैस मॉलिक्यूल्स हीटअप होंगे तो उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी और वो अपवर्ड मूव करेंगे, तो फिर हाई डेंसिटी के जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स हैं वो उसकी जगह ले लिया करते हैं। इस तरह से फिर जब वो हीटअप हो जाएंगे तो वो भी अपवर्ड मूव करेंगे और दोबारा से वो मूव करते हुए दोबारा से इस हॉट प्लेस की तरफ आ जाएंगे। सो नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ कन्वेक्शन करंट? तो इस कन्वेक्शन करंट को हम यूज करते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रिक, गैस या फिर कोल हीटर्स में अपने घरों को या ऑफिसेस को वार्म करने के लिए। इस तरह से जो आपका सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है जो कि डिफरेंट बिल्डिंग्स में इंस्टॉल होता है वो भी इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो इसी कन्वेक्शन करंट को फॉलो करते हुए वो भी हीट जो है वो ट्रांसफर करता है ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द बिल्डिंग। सो इस तरह से जो है वो हीट तमाम पार्ट्स तक पहुंच जाती है और बिल्डिंग इंटरनली जो है वो सारी गर्म हो जाती है। इसी तरह से जो आपका डे बाय डे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, दैट इज ऑल्सो द रीजन ऑफ दिस कन्वेक्शन करंट। सिमिलरली लैंड ब्रीज और सी ब्रीज जो है वो भी इसी कन्वेक्शन करंट की ही एग्जाम्पल हैं। अब ये लैंड ब्रीज और सी ब्रीज हैं क्या? सो हियर आर द 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट व्हाई डज सी ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग द डे। कि समंदर की हवा जो है वो दिन के टाइम क्यों चलती है? Another question that why does land breeze blow in the night? कि जो जमीन की हवा है वो रात के वक्त क्यों चलती है? These are the 2 most important questions from both point of view. So basically एक hot day में जब सन की लाइट फॉल कर रही होती है तो बेसिकली हीट एनर्जी फॉल करती है लैंड पर भी और सी पर भी। अब लैंड की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, सॉइल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, दैट इज 810 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन, और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 4200 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो जब हीट फॉल करेगी, अब क्योंकि लैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम है तो उसकी वजह से उसका टेम्परेचर जल्दी राइज करता जाएगा। इस तरह से जब लैंड का टेम्परेचर हाई हो जाएगा और सी का टेम्परेचर लो होगा, बिकॉज उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है कि वो ज़्यादा हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है। 4200 जाउल हीट एब्जॉर्ब करने के बाद उसका 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करेगा। सो इस तरह से उसमें हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाती है तो उसका टेम्परेचर बहुत कम इंक्रीज करेगा, तो हम कहेंगे कि उसका टेम्परेचर काफ़ी लो है। और आप भी जानते हैं कि हाई टेम्परेचर होने की वजह से जो लैंड पर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो अपवर्ड मूव करना शुरू हो जाएंगे। जब वो अपवर्ड मूव करेंगे तो फिर उनकी जगह कौन से एयर मॉलिक्यूल्स लेंगे? दैट इज फ्रॉम द सी। तो सी एयर जो है वो ब्लो करती है टुवर्ड्स द लैंड। दैट्स व्हाई वी कॉल दैट सी ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग द डे। सिमिलरली हम बात करते हैं नाइट की। रात के वक्त
जब सूरज गरूब हो जाता है, when the sun is set, so during the night, then land or sea emits the heat. तो अब जब लैंड हीट को एमिट करेगा तो अगेन लैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 810 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो 810 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन एमिट करने के बाद उसका 1 केल्विन टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन अगर 810 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन हीट सी से एमिट होगी तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज नहीं करेगा, बिकॉज सी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। दैट मीन कि 1 किलोग्राम ऑफ वाटर से 4200 जूल जब हीट एमिट होगी तब जाकर उसका 1 केल्विन टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। सो अल्टीमेटली सी का टेम्परेचर हाई हो गया और लैंड का टेम्परेचर लो हो गया। तो सी के टेम्परेचर हाई होने की वजह से वहां पर जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, एयर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, वो अपवर्ड मूव कर जाएंगे। तो फिर उनकी जगह कौन से मॉलिक्यूल्स लेंगे? ऑफ कोर्स फ्रॉम द लैंड। तो लैंड एयर जो है वो ब्लो करेगी टुवर्ड्स द सी। दैट्स व्हाई वी कॉल दैट लैंड ब्रीज ब्लो इन द नाइट। क्लियर? सो आई होप यहां पर आपको लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हम कन्वेक्शन करंट की एक और एग्जांपल स्टडी करते हैं, व्हिच इज ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि एक ग्लाइडर जो है वो काफी देर तक एयर में रह जाता है। किस तरह से? जस्ट बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन करंट। कि जो हीटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपवर्ड मूव करते हैं। एयर में जो हॉट मॉलिक्यूल्स हैं, सो बेसिकली आई कैन से दैट हॉट एयर जब वो अपवर्ड मूव करती है तो इन्हें हम कहते हैं थर्मल्स। अब ग्लाइडर्स जो हैं वो इन थर्मल्स को यूज करते हुए वो इजीली लिफ्ट हो जाते हैं और वो काफी देर तक फ्लाई कर सकते हैं। सो ग्लाइडर जो है ये एक ऐसा एरोप्लेन है जिसका कोई इंजन नहीं है, लेकिन स्टिल ये फ्लाई कर सकता है बिकॉज ऑफ दीज थर्मल्स। अब ये जो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ये एयर में काफी देर तक ग्लाइडर को फ्लाई करवा सकते हैं, बिकॉज ये एयर के मॉलिक्यूल्स जो हैं डे टाइम में हीटअप होकर ये अपवर्ड को मूव करते रहते हैं और इस तरह से ग्लाइडर जो है वो इन मॉलिक्यूल्स को यूज करते हुए, इन थर्मल्स को यूज करते हुए इन थर्मल्स पर वो अपवर्ड फ्लाई कर जाता है। सिमिलरली बर्ड्स भी इन थर्मल्स की वजह से काफी देर तक फ्लाई कर सकते हैं विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स। सो अगर हम बात करें ईगल की, हॉक की या फिर वॉल्चर्स की, दे आर एक्सपर्ट थर्मल क्लाइंबर्स। सो वो एक फ्री लिफ्ट लेकर वो काफ़ी देर तक हवा में फ्लाई कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थर्मल्स। तो थर्मल्स जो हैं ये उन ईगल हॉक्स को अपवर्ड लिफ्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये इजीली एयर में काफ़ी देर तक मूव कर सकते हैं इवन विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स। लेट्स हैव अ शॉर्ट क्विज दैट व्हाट इज कन्वेक्शन। सो कन्वेक्शन एक ऐसा मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है जिसमें एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से हीट ट्रांसफर होती है। सो वी कैन डिफाइन इट एज द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉट प्लेस टू कोल्ड प्लेस इज नोन एज convection. Another important short question from board point of view, that why sea breeze blow during the day? कि sea breeze जो है वो दिन के वक्त क्यों चलती है? Because land की specific heat capacity बहुत कम है as compared to the specific heat capacity of water. उसकी वजह से during day time land पर temperature जो है वो काफ़ी high हो जाता है as compared to sea. सो इस टेम्परेचर हाई होने की वजह से लैंड पर जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो हॉट प्लेस से मूव करते हैं कोल्ड प्लेस की तरफ, विच मीन्स के अपवर्ड। जब वो अपवर्ड मूव कर जाते हैं तो फिर सी से एयर ब्लो करती है टुवर्ड्स द लैंड। सो दैट्स व्हाई सी ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग डे। सो आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।